13 अप्रैल 1919 ये सिर्फ एक तारीख नहीं है। ये वो दिन है जब अमृतसर में कुछ ऐसा हुआ जिसने ब्रिटिश साम्राज्य की नींव तक हिलाकर रख दी थी। ये कहानी है जलियांवाला बाग की, एक ऐसी दर्दनाक घटना जो भारत की आज़ादी की लड़ाई में एक बहुत बड़ा, एक बहुत ही अहम मोड़ बन रही। चलिए समझते हैं कि उस दिन असल में हुआ क्या था। आखिर क्यों हजारों निहत्थे लोग एक बाग में इकट्ठा हुए थे? वो कौन सा क्रूर आदेश था जिसने एक शांतिपूर्ण सभा को, आप सोचिए, मौत के मैदान में बदल दिया? और इस एक दिन की घटना ने कैसे पूरे देश के भविष्य पर अपनी कभी न मिटने वाली छाप छोड़ी? तो इस पूरी कहानी को समझने के लिए हम इसे 4 हिस्सों में देखेंगे। सबसे पहले उस चिंगारी की बात करेंगे जिसने इस आग को भड़काया, जिसे काला कानून कहा गया। फिर 13 अप्रैल की उस खौफनाक दोपहर को करीब से जानेंगे। जनरल डायर का असली और क्रूर मकसद क्या था, ये समझेंगे। और आखिर में देखेंगे कि कैसे इस नरसंहार ने एक सोए हुए राष्ट्र को जगा दिया। कहते हैं ना, हर बड़ी आग की शुरुआत एक छोटी सी चिंगारी से होती है। जलियांवाला बाग के लिए वो चिंगारी था एक कानून, एक ऐसा कानून जिसने भारतीयों के आत्मसम्मान को सीधी चुनौती दे दी थी। कागज पर तो इसका नाम बड़ा भारी भरकम था, अराजक और क्रांतिकारी अपराध अधिनियम। लेकिन आम भारतीयों के लिए यह सिर्फ और सिर्फ काला कानून था। मतलब एक ऐसा कानून जो किसी भी भारतीय को सिर्फ शक के आधार पर, बिना किसी दलील, बिना किसी सुनवाई के सीधा 2 साल के लिए जेल में डाल सकता था। यह सिर्फ कोई मामूली नियम नहीं था, ये तो सीधे सीधे लोगों के अधिकारों का गला घोटने जैसा था। मतलब किसी को अदालत में पेश करने का अधिकार खत्म, प्रेस की आज़ादी खत्म और कहीं भी इकट्ठा होने पर पाबंदी। अंग्रेजों का संदेश बिल्कुल साफ था कि भारतीयों को अब नागरिक नहीं बल्कि सिर्फ गुलाम समझा जाएगा। और आप देखिए हालात कितनी तेजी से बिगड़े। मार्च में कानून पास होता है, 6 अप्रैल को गांधीजी देशव्यापी हड़ताल का आह्वान करते हैं और 10 अप्रैल आते आते अमृतसर में मार्शल लॉ लगा दिया जाता है। हर गुजरते दिन के साथ तनाव बढ़ रहा था और पूरा शहर जैसे एक ज्वालामुखी के मुहाने पे खड़ा था। और फिर वो दिन आ ही गया, 13 अप्रैल 1919, बैसाखी का दिन, जो पंजाब के लिए हमेशा से जश्न का, खुशियों का दिन होता है। लेकिन उस साल इतिहास ने उस दिन के लिए कुछ और ही लिखा था। वो दिन मातम का दिन बनने वाला था। वो बैसाखी का दिन था, एक बहुत बड़ा त्योहार। आसपास के गांवों से कई परिवार जश्न मनाने के लिए अमृतसर आए थे। उन्हें इस बात की कोई खबर ही नहीं थी कि शहर में किसी भी तरह की सभा करने पर पाबंदी लगा दी गई है। अंदाजा लगाइए, उस छोटी सी दीवारों से घिरी हुई जगह के अंदर करीब करीब 20,000 लोग जमा थे। इनमें पुरुष थे, महिलाएं थीं और छोटे छोटे बच्चे भी थे। और सबसे बड़ी बात, सभी निहत्थे थे। तभी जनरल डायर 90 सैनिकों के साथ वहां पहुंचता है। उसने सबसे पहला काम यह किया कि बाग से बाहर निकलने का जो इकलौता मुख्य रास्ता था, उसे बंद कर दिया। कोई चेतावनी नहीं दी, लोगों को भागने का कोई मौका नहीं दिया और सीधा अपने सैनिकों को गोली चलाने का हुक्म दे दिया। 10 मिनट, पूरे 10 मिनट तक लगातार गोलियां चलती रहीं। कुल 1650 राउंड गोलियां उस घबराई हुई बेबस भीड़ पर दागी गईं। गोलियां तब तक चलती रहीं जब तक कि सैनिकों का गोला बारूद लगभग खत्म नहीं हो गया। ब्रिटिश सरकार ने तो बाद में कहा कि सिर्फ 379 लोग मारे गए, लेकिन सच तो यह है कि असल में मरने वालों की संख्या 1000 से भी कहीं ज्यादा मानी जाती है और घायलों का तो कोई हिसाब ही नहीं था। सवाल ये उठता है कि कोई इंसान ऐसा कैसे कर सकता है? आखिर जनरल डायर के दिमाग में उस वक्त चल क्या रहा था? बाद में जब हंटर कमीशन के सामने उससे पूछताछ हुई तो जनरल डायर ने बिना किसी झिझक के साफ साफ कबूल किया। उसने कहा कि उसका इरादा भीड़ को हटाना नहीं बल्कि उन्हें सजा देना था। वो विद्रोहियों का मनोबल कुचलना चाहता था। उसने आगे कहा कि वो सिर्फ अमृतसर को ही नहीं बल्कि पूरे पंजाब को एक ऐसा सबक सिखाना चाहता था जिसे वो लोग कभी ना भूलें। उसका सीधा सीधा मकसद था आतंक फैलाना। और सबसे ज्यादा डराने वाली बात जानते हैं क्या है? डायर को अपने किए पर जरा भी पछतावा नहीं था। उसका तो ये मानना था कि उसने एक दयालुता का काम किया है और भारतीयों को इसके लिए उसका शुक्रगुजार होना चाहिए। डायर एक नैतिक प्रभाव तो डालना चाहता था और प्रभाव पड़ा भी, लेकिन बिल्कुल वैसा नहीं जैसा उसने सोचा था। इस नरसंहार ने भारत को डराया नहीं बल्कि हमेशा के लिए जगा दिया। इस एक घटना के बाद पूरे देश में दुख और गुस्से की ऐसी लहर दौड़ी जिसने सबको एक कर दिया। रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड लौटा दी। महात्मा गांधी ने देशव्यापी असहयोग आंदोलन शुरू कर दिया।
अब आज़ादी की लड़ाई सिर्फ कुछ नेताओं तक सीमित नहीं रही, ये एक जन संघर्ष बन गई थी। गुरुदेव टैगोर का अपनी नाइटहुड की उपाधि लौटाना एक बहुत बड़ा कदम था। उन्होंने अपने खत में लिखा, मैं अपने उन देशवासियों के साथ खड़ा होना चाहता हूं जिन्हें ऐसा अपमान झेलने के लिए मजबूर किया जाता है। ये ब्रिटिश न्याय से उठे विश्वास का सबसे बड़ा प्रतीक था। और अब जरा न्याय का पहिया देखिए। एक तरफ था जनरल डायर, जिस पर इस हत्याकांड के लिए कभी कोई मुकदमा नहीं चला और उसकी सामान्य मौत हुई। और दूसरी तरफ थे उधम सिंह, जिन्होंने 21 साल तक इंतजार किया और लंदन जाकर माइकल ओडायर की हत्या करके अपना बदला पूरा किया, और इसके लिए उन्हें शहीद आजम का दर्जा मिला। तो असल में जलियांवाला बाग वो निर्णायक मोड़ था जिसने ब्रिटिश शासन की उदारता और न्याय के हर भ्रम को तोड़कर रख दिया। इसने लाखों भारतीयों को पूर्ण स्वतंत्रता की मांग के लिए प्रेरित किया। ये एक ऐसी चोट थी जो कभी नहीं भरी। जलियांवाला बाग की कहानी हमें हमेशा याद दिलाती है कि कैसे जुल्म की एक घटना प्रतिरोध की ऐसी चिंगारी जला सकती है जिससे कोई साम्राज्य नहीं बुझा सकता। और ये हमें सोचने पर मजबूर करती है कि वाकई एक दिन किसी राष्ट्र की नियति को कैसे बदल देता है।